नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबरों में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। बीच सड़क पर सबके सब भिड़े पड़े हैं। न चोट लगने का डर है न गिरने का। किसी भी कीमत पर सामने वाले को पीटने में लगे हैं सबके सब। मारपीट की वायरल तस्वीर झुंझुनू जिले के चिड़ावा के पूनिया कॉम्प्लेक्स के सामने की है। बताया जा रहा है कि यहाँ आसपास के दो दुकानदारों के बीच पहले तो किसी बात पर बहस शुरू हुई और फिर ये बहस मारपीट में बदल गई। इन दोनों को लड़ता देख दोनों दुकानदारों के समर्थक भी आपस में भिड़ गए। बड़ी देर तक इनके बीच मारपीट होती रही और ये भी खबर है कि इस मारपीट की वजह से 2 लोग जख्मी भी हो गए हैं। दरअसल यहाँ सूरजगढ़ के रहने वाले सतीश शर्मा और चिड़ावा के रहने वाले मनोज केडिया की रेडीमेड कपड़ों की दुकानें आमने सामने हैं। दोनों दुकानदारों में अक्सर ग्राहकों को लेकर कहासुनी होती रहती है और इस बार भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इस बार बात से बात खत्म नहीं हुई बल्कि मारपीट में बदल गई। अब दोनों की तरफ से इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जिसे लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जिस बात का डर था वही हुआ। नगर परिषद की गैर जिम्मेदाराना हरकत पर बाना के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और कुंज विहार कॉलोनी के लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। दरअसल ये लोग बाना नगर परिषद की ओर से शहर से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर भूल भुलैया चौराहे के पास लगातार डाले जा रहे कचरे से परेशान हैं। जब भी ये लोग नगर परिषद से कचरा हटाने की मांग करते हैं, नगर परिषद की ओर से उन कचरों में आग लगा दी जाती है और इसकी वजह से निकलने वाले धुएं से लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। लोगों के सब्र का बांध जब टूट पड़ा तो कुंज विहार कॉलोनी के लोगों ने नंबर 25 की वार्ड पार्षद ज्योति जाटव के नेतृत्व में जाम लगा दिया। जाम लगाने वाले लोगों का कहना है कि अगर नगर परिषद ने जल्द से जल्द भूल भुलैया चौराहे से कचरा नहीं हटाया तो फिर वो उग्र आंदोलन करेंगे। बारह का कचरा डाला जाता है, उस कचरे के बारे में यहाँ वार्ड नंबर 25 में सांस लेने की भी बहुत दिक्कत है। लक्ष्मीपुरा भी इसी वार्ड में आता है, तो उस वार्ड से यहाँ 12 होके जिस रास्ते से निकलते हैं तो वहाँ पे सांस की कितनी दिक्कत है। उसी में उस जानवरों को डाल देते हैं, जहरीली गैस होती है, यहाँ पे बच्चे भी रहते हैं, सभी को कितनी समस्या है। इस समस्या का अभी तक सोल्यूशन ही नहीं हो रहा है, बार बार शिकायत कर दी गई है। प्रदर्शन और नारेबाजी की तस्वीरें झुंझुनू से आई हैं। प्रदर्शन करने वाले लोग बुहाना उपखंड के 3 अलग अलग पंचायतों के रहने वाले हैं। इन लोगों का कहना है कि घरसाना के मुख्य सड़क के 9 किलोमीटर का हिस्सा इतना खराब है कि बड़ी से बड़ी गाड़ियां वहां हिचकोले खाने लगती हैं और तो और लोगों का वहां पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। जिस जगह पर सड़क खराब है उस जगह से 3 पंचायत के कई गाँवों का आना जाना है। इनका कहना है कि पिछले 15 साल से ये ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। कई बार शासन प्रशासन के लोगों से इन्होंने सड़क बनाने की मांग की, लेकिन किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। लिहाजा अब भी अगर इनकी बात नहीं सुनी तो फिर ये लोग सड़क के लिए उग्र आंदोलन करेंगे। पिछले 15 वर्ष से ये सड़क की इतनी खराब हालत इस सड़क की है, हमने बहुत प्रयास किया लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हमारी संघर्ष समिति ने ये निर्णय लिया है कि ये जब तक सड़क नहीं बन जाएगी, हम संघर्ष समिति के लोग पुरजोर तरीके से इस सरकार का, इन प्रतिनिधियों का हर जगह पर विरोध करेंगे। मौसम में ठंड का असर बढ़ने के साथ ही भरतपुर के विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी पक्षियों के आने का सिलसिला भी तेज हो गया है। इन विदेशी पक्षियों को देखकर उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार पर्यटन सीजन काफी अच्छा रहेगा। पर्यावरणविदों का कहना है कि घना में माइग्रेटरी सीजन शुरू हो चुका है और काफी बड़ी संख्या में माइग्रेटरी बर्ड्स केवलादेव घना पहुंच चुकी हैं। खास बात यह है कि इस बार यहां अब तक शोबलर्स, पिनटेल, ग्रीन विंग टेल्स, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, इंपीरियल ईगल समेत दर्जनों प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आए हैं। पिछले सालों की बात करें तो इस उद्यान में पेंटेड स्टॉर्क के करीब 500 जोड़े प्रवास करते थे, लेकिन इस बार घना में इनके 1500 जोड़ों की कॉलोनी बनी है और ये अच्छे पर्यटन सीजन के संकेत हैं। प्रेम का हर कोई भूखा होता है, जिसे जहां प्रेम मिलता है वो वहीं खिंचा चला जाता है। अब इन तोतों को ही देख लीजिए। किसने सोचा होगा शहर के बीचों बीच बने किसी घर की छत पर यूं इनका जमावड़ा लगेगा और ये बिना डरे किसी के हाथ से यूं दाना चुगेंगे। दिल को सुकून पहुंचाने वाली ये तस्वीरें उदयपुर के सेक्टर 3 से आई हैं।
यहाँ रहने वाले शर्मा दंपत्ति के घर पर रोजाना इसी तरह अलग अलग प्रजातियों के 300 से ज्यादा पक्षी दाना चुगने आते हैं। खास बात यह है कि इस घर के मालिक हरीश शर्मा और मीरा शर्मा ने इन पक्षियों के लिए अपने घर की छत पर कई घोंसले भी बना रखे हैं, जहां ये पक्षी चाहें तो आराम भी कर सकते हैं। इस कदर इन पक्षियों के इस घर पर आने से आसपास के लोग इस घर को चिड़ियाघर कहने लगे हैं। 2017 से मैं ये अनवरत रूप से इनके लिए मैं प्रयास कर रही हूँ। तो अभी वर्तमान में मॉर्निंग में 200 से 250 तोते प्रतिदिन आते हैं। लोगों के अंदर भी ये अवेयरनेस, ये जागरूकता अगर आ जाए तो हमारा शहर एक बहुत ही खूबसूरत शहर बन सकता है। यहाँ बहुत चिड़ियाघरों का शहर कहलाता है हमारा उदयपुर, क्या गुलाब बाग, क्या जहाँ कहीं भी देखो। कुछ अन्य राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हमीदिया परिसर में सोमवार की रात बड़ा हादसा हो गया। यहां कमला नेहरू बिल्डिंग के पीडियाट्रिक विभाग में आग लग गई। इस हादसे में 4 बच्चों की झुलसने से मौत हो गई। आपको बता दें कि एसएनसीयू में कुल 40 बच्चे भर्ती थे, जिसमें से 36 बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर लिया, लेकिन 4 बच्चों की झुलसने से मौत हो गई। यहाँ आग कैसे लगी इसका पता तो नहीं चल पाया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस हादसे की हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए हैं। ये आग बिल्डिंग की 3री मंजिल पर लगी, जिसमें आईसीयू भी है। इस हादसे के बाद अस्पताल का मंजर बेहद खतरनाक था। गुस्साए परिजनों का आरोप है कि बच्चों की जान बचाने के बजाय अस्पताल का स्टाफ खुद वहां से भाग गया। मेरी बच्ची है 8 साल की, ऑपरेशन हुआ ही था तुरंत वहाँ, और अभी मुझे मिलने नहीं दे रहे। और मतलब सुबह बोले कि तुम्हारी लड़की को 8 बजे दे देंगे, खत्म हो चुकी। अब कह रहे हैं थोड़ी जिंदी है। मैंने कहा हमको देख लेने दो, ना रात को देखने दिया मुझे, ना अभी देखने दे रहा। मेरी हालत देखो आप। आग लगी, लेकिन है ना बोले जरा सी आग लगी थी, बोले ज्यादा, और वो आग बुझा भी दी थी बोले, लेकिन पता नहीं बोले मोबाइलों की वजह से वो आग ज्यादा हो गई है। वो कैसे लग गई बोले उसके बाद। और हमारा बेबी उसी में था, राबी हमारा बेबी 1 नंबर वार्ड में, लेकिन वो बोल रहे कि अब तुम्हारा नहीं है। गुजरात के सूरत से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां बीच सड़क पर आग की लपटों से घिरी एक कार में अचानक धमाके होने लगे, जिससे वहां हड़कंप मच गया। बताया गया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, जिसने उस कार के हर एक हिस्से को अपनी जद में ले लिया। कार में आग लगी तो वहां अफरा तफरी भी मच गई। उसके इर्द गिर्द कुछ लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन तभी कार में अचानक धमाके होने लगे। धमाके भी 1-2 बार नहीं, कई बार हुए। पहले धमाके से घबराकर जो लोग तितर बितर हुए, उन्होंने बाकी को भी आगाह किया। धमाके के बाद कार के आसपास किसी को भटकने तक नहीं दिया गया। गाड़ियों का आना जाना उस रास्ते से रोक दिया गया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग को बुझाने की कोशिशें तेज कर दी। उनकी मेहनत सफल हुई और आग को कुछ ही देर में बुझा लिया गया। बताया गया कि आग लगने के बाद ड्राइवर ने भी किसी तरह कार से बाहर निकलकर खुद को सुरक्षित कर लिया था। हरियाणा और यूपी के कुछ शहरों में सख्ती के बावजूद किसानों ने पराली जलाई, जिससे दिल्ली की परेशानी और बढ़ गई। सर्दियों की शुरुआत में हर साल इसी तरह पराली जलाने से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर को पार कर जाता है और दावा किया गया है कि इस बार भी वही हुआ। लेकिन हरियाणा और यूपी के कुछ शहरों में किसानों ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। यूपी का मुजफ्फरनगर भी उनमें से एक है, जहाँ कुछ किसान खेतों में पराली जलाते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद उससे इतना काला धुआं उठा कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। खेतों के अलग अलग हिस्सों में किसान पराली जलाते रहे और हवा को जहरीला बनाने वाला धुआं आसमान में उड़ता रहा। इस बारे में किसानों से वजह पूछी गई तो उन्होंने अपनी मजबूरियां गिनवा दी। कैसा ट्रैक्टर चलेगा इस पर, इतनी पुराल पर, इसे ले जाकर कहाँ गिरेगा, सड़कों पर गिरेगा। ऐसा ही हाल हरियाणा में दिखा। हरियाणा के कैथल में भी खेतों से लपटें उठती हुई दिखी। धान की फसल की कटाई के बाद खेत में बची पराली को जलाने में किसानों को जरा भी डर नहीं लगा। पराली जलते ही धुआं आसमान में फैल गया। बताया गया कि धुआं हरियाणा को पार करते हुए दिल्ली तक पहुंचता है और दिल्ली के लोगों का सांस लेना भी मुश्किल कर देता है। दिल्ली को इंसान की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना हरकत की नजर लग गई है, तभी तो यहाँ की हवा और पानी दोनों जहरीले हो गए हैं। एक तरफ दिल्ली के आसमान में जानलेवा धुंध छाई हुई है, तो दूसरी तरफ यमुना के पानी पर बह रहा झाग पूरी दुनिया को डरा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। दिवाली के पहले से ही जहरीली हवा में सांस लेने से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा था, जो दिवाली में हुई आतिशबाजी के बाद और बढ़ गई है। मंगलवार की सुबह दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी राजधानी की हवा बहुत खराब स्थिति में है।
सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली में औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 372 दर्ज किया गया है। ये पीछे हमारे एक दिल्ली जल बोर्ड का एसटीपी है। ये एसटीपी के अंदर से ये अनट्रीटेड सीवेज और अनट्रीटेड एफ्लुएंट जो डाइंग इंडस्ट्रीज के द्वारा एसटीपी में छोड़ा जाता है वो ये डायरेक्टली यमुना के अंदर छोड़ रहे हैं। अब मेन पोल्यूशन तो सबको दिखता है कि यमुना के अंदर पोल्यूशन है, यमुना में फ्रोदिंग हो रही है, यमुना के अंदर गंदा पानी आ रहा है। तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से 4 लोगों की मौत भी हो गई है, जबकि 60 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश की वजह से कई जलाशयों में पानी भर गया और कई सड़कें उफनती नदियों की तरह दिख रही हैं। हालात यह है कि कई जलाशयों से अतिरिक्त पानी छोड़ने की नौबत आ गई है। सबसे ज्यादा हाल राजधानी चेन्नई का खराब है। यहाँ की ज्यादातर सड़कों और गलियों में पानी जमा है। निचले इलाकों में तो कहीं कहीं 2-2 फुट तक पानी भर गया है। पानी भर जाने की वजह से यहाँ यातायात भी प्रभावित हुआ है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए कई मोहल्लों में बिजली की आपूर्ति रोक दी गई है। चेन्नई में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को 48 राहत शिविरों में भेजा जा चुका है, जबकि 4 लाख के करीब भोजन के पैकेट्स वितरित किए गए हैं। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 48 घंटे नीलगिरी, कोयम्बटूर, डिंडीगुल, थेनी, तेनकासी और तिरुनेलवेली जिलों में भारी बारिश हो सकती है। बताया जा रहा है कि दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने का अनुमान है और इसकी वजह से 11 नवंबर की सुबह तक तटीय इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है। ऐसे हालात में मछुआरों को 12 नवंबर तक मछली पकड़ने के लिए समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। असम के होजई जिले के लामडिंग रिजर्व फॉरेस्ट में अवैध रूप से रहने वाले लोगों को हटाने का काम शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो गया है। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के साथ साथ यहां रहने वाले सभी लोगों को उनके घर वापस भेज दिया गया है और अब ये जंगल अतिक्रमण से पूरी तरह मुक्त हो गया है। अतिक्रमण हटाने के अभियान में राज्य सरकार को पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 1000 जवानों को तैनात करना पड़ा था। साथ ही कच्चे मकानों को तोड़ने के लिए हाथियों की मदद ली गई थी। आपको बता दें कि लामडिंग वन क्षेत्र के 22,403 हेक्टेयर क्षेत्र में से 1,410 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा था। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा था। होजई के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर गौनादीप दास के अनुसार 1,410 हेक्टेयर भूमि पर 670 परिवार के 3,000 लोग रह रहे थे और वे लोग यहाँ खेती और व्यवसाय कर रहे थे। अभियान के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सीआरपीएफ की 4 और असम पुलिस की 3 बटालियन सहित 7 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती के साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बताया जा रहा है कि हाथियों का प्रमुख निवास स्थान ये जंगल 22,403 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है, जिसमें से 500 हेक्टेयर पर अतिक्रमण है, जिसे हटाने के लिए हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए थे। इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो बिहार की शराबबंदी का मजाक उड़ाने वाला है। इस वीडियो के सामने आते ही विपक्ष ने नीतीश कुमार को सुशासन याद दिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये वीडियो उस कार्यक्रम का है जिसमें स्टेज पर डांस चलता दिखा। स्टेज के ठीक सामने एक आदमी हाथ में एक बोतल लेकर बैठा दिखा। गाना खत्म होने ही वाला था कि बोतल लेकर बैठा शख्स खड़ा होकर स्टेज की तरफ जाने लगा। आयोजकों से अपील हुई कि गाना खत्म ना किया जाए, इसलिए एक आखिरी गाना चलाने का फैसला लिया गया। इस वीडियो पर विवाद इसलिए है क्योंकि वीडियो शराबबंदी वाले राज्य बिहार का है। बोतल पकड़े शख्स के ठीक बराबर वाली कुर्सी पर बैठा व्यक्ति विवाद के केंद्र में है, क्योंकि वो है राज्य में सरकार चला रही जेडीयू के नेता नूनू सिंह, जो बिहार के लखीसराय की जिला परिषद के अध्यक्ष हैं। इसलिए विपक्ष ने सरकार को घेरने में देर नहीं की। ये लोग अपने चेला चपाटियों के साथ सत्ता के संरक्षण में इस कानून का, इस शराबबंदी कानून का मखौल उड़ाते हुए नंगा नाच कर रहे हैं। लेकिन नूनू सिंह को तो वीडियो में ही खोट दिख रहा है। उसमें कोई दम नहीं है। वह वीडियो हम देख रहे हैं, बार बार देखते हैं, लेकिन इस वीडियो में कोई स्पष्ट फिगर है नहीं। नूनू सिंह दावा कर रहे हैं कि वीडियो इंटरनेट पर डालने वाले आरजेडी के नेताओं के खिलाफ वो जरूरी कार्रवाई जरूर करेंगे। उत्तर प्रदेश में कानपुर के लोगों के सपनों को पंख लगाने वाले मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद 10 नवंबर यानी बुधवार को कानपुर में इसके ट्रायल की शुरुआत को हरी झंडी दिखाएंगे। यहां पर गुरुदेव टॉकीज चौराहे पर बने मेट्रो डिपो से ट्रायल बेस पर मेट्रो की शुरुआत की जाएगी। ट्रायल बेस पर ये मेट्रो गीतानगर क्रॉसिंग तक जाएगी, जिसे लेकर मेट्रो के अधिकारियों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और फिलहाल मेट्रो आईआईटी कानपुर से लेकर मोती झील तक चलेगी। 10 तारीख को मुख्यमंत्री जिसे झंडी दिखाएंगे वो ट्रैक 1 है, जो हमारे ठीक सामने इस वक्त है, और इसको लेकर सारे सर्विस इंजीनियर्स ने अपनी पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली है। जो फर्स्ट फेज की अगर बात की जाए ट्रायल की,
तो गीतानगर यानी इस यार्ड से लेकर IIT कानपुर तक जाएगी और उससे ठीक वापस आएगी, यानी 11 किलोमीटर का पूरा ये स्ट्रेच पूरा करेगा। अगर बात करें स्टेशन की तो 3 स्टेशन बीच में पड़ेंगे और 2 स्टॉप्स इन एडिशनल पार्ट रहेंगे, इनको किया जाएगा। उसके बाद ठीक मेरे पीछे जो पार्ट बी को अगर आप देख रहे हैं तो पार्ट बी का भी वो पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है, क्योंकि बेसिकली ये IIT कानपुर से लेके मोती झील तक के लिए पूरा ऐसे बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में आगरा के फतेहपुर सीकरी में एक पंचर बनाने वाले त्रिलोकी नाम के शख्स ने हवा से चलने वाला इंजन बनाया है। 5वीं पास त्रिलोकी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 14 साल की मेहनत के बाद हवा से चलने वाला इंजन तैयार किया है। त्रिलोकी का कहना है कि एक दिन पंचर ट्यूब में हवा भरते समय हवा टैंक का वॉल लीक हो गया और हवा के दबाव से हवा टैंक में लगा इंजन उल्टा चलने लगा, जिसको देखकर हवा से चलने वाला इंजन बनाने का विचार आया। इसके साथ ही त्रिलोकी का कहना है कि अगर ये इंजन बाजार में आ जाए तो इससे रेलगाड़ी से लेकर मोटरसाइकिल तक के इंजन को चलाया जा सकता है। इंजन की तकनीक इसलिए आई कि जैसे हम लोग पंचर का काम करते थे तो इसका जो बाल फेल हो गया टैंकर का, तो उससे दिमाग पे आई कि हवा में अच्छा खासा पावर होता है, इसलिए इसको इंजन को बनाने की ठानी और सक्षम भी हुआ। त्रिलोकी की टीम में शामिल संतोष चाहर का कहना है कि हमने इस मशीन में इंसान के फेफड़ों के जैसे 2 पंप लगाए हैं जो इंसानी फेफड़ों की तरह हवा खींचता और फेंकता है और इस हवा के दबाव से इंजन चलता है। ये हवा के दबाव पे काम करेगा जो गुणा के गुणनफल से चालू है। गुणा के गुणनफल से हवा का दबाव प्रेफर से बनेगा, उससे इंजन चलेगा। श्रद्धालुओं के लिए शुरू की गई रामायण सर्किट एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से 132 यात्रियों को लेकर अयोध्या पहुंच गई है। पहली रामायण सर्किट एक्सप्रेस ट्रेन का अयोध्या रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। यात्रियों ने अयोध्या दर्शन के लिए शुरू की गई इस योजना के लिए सीएम योगी और पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। 17 दिनों की यात्रा पर निकली ये ट्रेन श्रद्धालुओं को अयोध्या, सीतामढ़ी, चित्रकूट समेत भगवान राम से जुड़े कई धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाते हुए 7,500 किलोमीटर दूरी तय करेगी। रामायण एक्सप्रेस ट्रेन में श्रद्धालुओं की सुविधा का भरपूर ध्यान रखा गया है। श्रद्धालुओं के बैठने के लिए VIP कुर्सियां, जूता पॉलिश करने की मशीन, फुट मसाजर, लाइब्रेरी, खाने पीने, साफ सफाई जैसी तमाम बेहतरीन सुविधाएं इस ट्रेन में की गई हैं। कर्नाटक के चामराजनगर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां कोरोना नियम को ताक पर रखकर लोगों ने गोबर फेंक उत्सव मनाया। दीपावली के बाद एक दूसरे पर गाय का गोबर फेंकने वाले इस उत्सव को हर साल यहां मनाया जाता है। इस गोबर फेंक उत्सव में हर साल बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं और एक दूसरे पर गोबर फेंकते हैं। गोबर फेंक उत्सव जिस तरह हर साल होता है, कुछ वैसा ही इस साल भी नजर आया। एक मंदिर के बाहर पूजा के बाद अनगिनत संख्या में लोग इकट्ठा हुए जो ये भूल गए कि कोरोना कहीं गया नहीं है, यही है हम सबके बीच। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर तो ऐसा लगा मानो महामारी कभी हमारे बीच थी ही नहीं। यहाँ लोग कुछ इस तरह इस उत्सव को मनाते दिखे कि ना तो दूरी बनाए रखने का ख्याल रहा और ना ही मास्क पहनने की चिंता। यहाँ तो सब के सब बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बस एक दूसरे पर गोबर फेंकने में मशगूल नजर आए। खास बात यह कि महिलाएं भी वहीं पास में खड़े रहकर इस उत्सव का हिस्सा बनी, लेकिन उन्होंने भी मास्क लगाने का नहीं सोचा। नजाकत और तहजीब वाले शहर जिसे दुनिया नवाबों के शहर लखनऊ के नाम से जानती पहचानती है, कोरोना महामारी के संक्रमण का असर कम होने के बाद उसकी रौनक फिर एक बार लौटने लगी है। लखनऊ की शाम पहले की तरह गुलजार होने लगी है। बाजारों में भीड़ नजर आ रही है तो कबाब, कोरमा, रुमाली रोटी और बिरयानी की दुकानें फिर सजने लगी हैं। इतना ही नहीं, नवाबों के शहर के लोग भी अब धीरे धीरे लॉकडाउन के दौर से बाहर निकल रहे हैं और लखनऊ की नजाकत में खोने लगे हैं। तो ये मंजर दोबारा देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने को। और रिस्ट्रिक्शंस हटे हैं, लोग प्रिकॉशंस लें और एंजॉय करें, बस यही चाहता हूँ मैं भी। कोविड है लेकिन लोग यहाँ के प्रोटोकॉल अगर फॉलो करें तो ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन अब नाइट लाइफ चल गई है तो हम लोग की भी सबको बहुत शांति हो गई है। काफ़ी टाइम के बाद निकले हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, दोस्तों के साथ आए हैं, बाकी इससे पहले नहीं आ पा रहे थे। 20 मिनट 20 खबरों में अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों की। अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान ने एक बड़ा सैन्य अभ्यास कर अपनी ताकत दिखाई। यह अभ्यास रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम माने जाने वाले हॉर्मुज स्ट्रेट के करीब किया गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में ईरान के लड़ाकू विमान जबरदस्त बमबारी करते नजर आए। आसमान से इतना बारूद बरसाया गया कि वो वीरान रेगिस्तान थर्रा उठा। वहां का आसमान लड़ाकू विमानों की गरज से गूंज उठा। एक तरफ जहां विमानों ने आसमान में अपनी ताकत दिखाई तो वहीं जमीन से ताबड़तोड़ मिसाइलें भी दागी गई। अभ्यास में लड़ाकू हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी शामिल किए गए जो आसमान में अपना दमखम दिखाते नजर आए।
ईरान के इस अभ्यास में जमीन, आसमान और पानी तीनों जगहों से हमला करने का अभ्यास किया गया। उत्तरी अफ्रीकी देश मोरक्को में कोविड-19 हेल्थ पास जरूरी करने पर बवाल मच गया। पिछले महीने वहां की सरकार ने नियम लागू किया था कि सरकारी दफ्तरों, रेस्टोरेंट, दुकान, जिम और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर लोगों को एंट्री तभी मिलेगी जब वो अपना कोविड-19 हेल्थ पास दिखाएंगे, मतलब कि इस बात का सबूत देंगे कि वो कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं। लेकिन सरकार का यह फरमान लोगों को कतई रास नहीं आया और राजधानी रबात में वो सड़कों पर उतर आए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चों के हाथों में भी पोस्टर पकड़ाकर उन्हें भी प्रदर्शन का हिस्सा बना दिया। प्रदर्शनकारी विरोध कर रहे थे तो प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पुलिस की फौज भी पूरी तैयारी के साथ सड़क पर जम गई। एक तस्वीर में अधिकारी महिला प्रदर्शनकारियों को आराम से समझाते दिखे, लेकिन कुछ पुलिस वालों का दिमाग तो इतना गर्म था कि उन्होंने अपनी ढाल के सहारे उन्हें खदेड़ ही दिया। यहाँ तक कि प्रदर्शनकारियों के हाथ से प्लेकार्ड तक छीन लिए गए। असल में मोरक्को में लोगों के जहन से अब तक कोरोना के टीके का डर निकला नहीं है। उनका कहना है कि जब कोरोना की वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी हैं, तो सरकार कैसे हर किसी को टीका लगवाने के लिए मजबूर कर सकती है। इंग्लैंड के डोरसेट में रोंगटे खड़े कर देने वाला एक हादसा हुआ है। ब्रिटेन में हर साल बोनफायर नाइट मनाई जाती है, जिसमें जबरदस्त आतिशबाजी होती है, लेकिन डोरसेट में आतिशबाजी के लिए लाए गए पटाखों से भरे एक ट्रक ने ही आग पकड़ ली और फिर इतने धमाके हुए कि खुशी के मौके पर लोग बुरी तरह दहल उठे। इस ट्रक में लगी आग के सामने आए वीडियो में पहले तो ट्रक से रॉकेट आसमान में छूटते दिखे और फिर ऐसा लगा जैसे उससे पटाखों का फव्वारा ही फूट गया हो। इसके बाद तो धमाकों की ऐसी झड़ी लगी कि जश्न में डूबे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। इतने पटाखे फटे कि अच्छा भला ट्रक किसी चिता की तरह जलता दिखा। करीब 3 मिनट तक ट्रक में रखे पटाखे हुड़दंग मचाते रहे, उसके बाद जाकर आग को बुझाया जा सका। बताया गया कि बोनफायर नाइट पर सैकड़ों लोग आतिशबाजी देखने के लिए जुटे थे, लेकिन तभी एक पटाखा ट्रक पर जा गिरा और उसके अंदर पटाखों में विस्फोट हो गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।